हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। तो क्लास आज हम चैप्टर 6 के क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चैप्टर 6 जो हमारा है वो टिश्यू है यानी कि ऊतक है। यहाँ पे इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमारे पास आ सकते हैं हम सारे क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास आता है उसमें हमसे पूछा गया है टिश्यू की डेफिनेशन, यानी कि डिफाइन द टर्म टिश्यू। हमें टिश्यू को डिफाइन करना है। तो हम सभी जानते हैं कि टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल है, यानी कि बहुत सारी कोशिकाओं के जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे टिश्यू कहते हैं। आप पढ़ेंगे ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म अ सेम फंक्शन इज कॉल्ड अ टिश्यू, यानी कि सेल का वो समूह जो कि इकट्ठा होकर ऊतक का निर्माण करता है और सारे ही सेल्स वहाँ पे किस प्रकार के होंगे, एक ही जैसी सेल्स वहाँ पे होती हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है। सेकंड जो क्वेश्चन हमारे पास है उसमें हमसे पूछा गया है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट टुगेदर मेक अप जाइलम टिश्यू। जाइलम के बारे में क्वेश्चन आया है, तो सबसे पहले जाइलम के बारे में बात कर लेते हैं। हमने कहा था जो जाइलम और फ्लोएम है वो परमानेंट टिश्यू हैं, दोनों परमानेंट टिश्यू हैं। क्या कार्य होता है इनका, परिवहन का कार्य होता है। अब जाइलम किस चीज का परिवहन कर रहा है, तो हमने कहा था जाइलम जल और खनिज लवणों का यहाँ पे परिवहन करेगा। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कितने टाइप के एलिमेंट होते हैं, किसमें कितने प्रकार के एलिमेंट होते हैं जाइलम टिश्यू में। तो यानी जाइलम टिश्यू किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है। सेकेंड हमारे पास है कि नेम दैम, यानी कि उन्हें उनके हमें नाम बताने हैं। तो आंसर हमारे पास क्या आया, हमने कहा जाइलम इज मेड अप ऑफ वेसल्स, यानी कि जाइलम वेसल से बना है, ट्रैकीट से बना है, जाइलम फाइबर से बना है और जाइलम पैरेन्काइमा से बना है। तो इन चार चीजों से यहाँ पे क्या है, जाइलम बना हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है क्वेश्चन नंबर 3 और हमसे पूछा गया है हाउ आर सिंपल टिश्यू डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू, दो प्रकार के टिश्यू हमारे पास है। तो सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या डिफरेंस है। हमने कहा सिंपल, जैसे कि नाम हमें बता रहे, जो सरल ऊतक होंगे उनका जो स्ट्रक्चर है, उनकी जो संरचना है वो सिंपल होगी, सरल होगी। उनकी जो कार्यविधि है, जो भी कार्य वो कर रहे हैं वो सिंपल होगा। वहीं अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात करें, इनका स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू की एग्जांपल अभी हमने जाइलम के बारे में पढ़ा, हमने देखा कि अलग अलग जाइलम 4 अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बना है। स्ट्रक्चर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो गया है, जटिल हो गया है, इसकी जो कार्यविधि है वो भी जटिल हो जाती है। अब हमने कहा कि जाइलम क्या कर रहा है, पानी को जड़ों से पौधे के अलग अलग भागों में पहुंचा रहा है। तो जब आप जाएंगे 12th में और आप वहाँ पे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये जो पानी है वो ऊपर की ओर जा रहा है, जिसे हम ट्रांसपिरेशन थ्योरी के नाम से जानेंगे। एक थ्योरी आप पढ़ेंगे और इस थ्योरी में आप जानेंगे कि जो पानी है वो जड़ से ऊपर की ओर किस प्रकार से बढ़ता है। तो क्या है, कार्यविधि भी यहाँ पे जटिल है, संरचना भी यहाँ पे जटिल है। तो आंसर हमारे पास क्या आया, सिंपल टिश्यू आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स विच कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। तो जो सिंपल टिश्यू है, सिंपल टिश्यू एक ही प्रकार के सेल से बने होते हैं। वहीं अगर हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करें तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू अलग अलग सेल से मिलकर बने होते हैं। तो हमारे पास डेफिनेशन क्या आ गई, कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, ऑल दीज सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। प्रकार से यानी हमने क्या देखा, ये एक से ज्यादा प्रकार के सेल से बने हुए होते हैं। जैसे अभी हमने जाइलम का ही एग्जांपल देखा है, तो जाइलम में क्या हो रहा है, अलग अलग प्रकार की यहाँ पे सेल्स आ रही हैं, लेकिन काम क्या है, काम सबका एक ही है। तो इस प्रकार से आप सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू की डेफिनेशन लिखेंगे। अगर यहाँ पे अंतर करने के लिए आता है तो अंतर में भी आप क्या करेंगे, इस प्रकार से लिख लेंगे। चलिए, तो ये हमने पढ़ा सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में। तो प्रीवियस लेक्चर में जब हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे तो हमने एक पूरा चार्ट देखा था, उसमें आपने देखा था टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने देखा था और हमने देखा था परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में 3 प्रकार के टिश्यू की बात हुई थी, वहीं परमानेंट टिश्यू 2 प्रकार के हैं। अब ये किसके अंतर्गत आते हैं, परमानेंट टिश्यू के अंतर्गत आते हैं सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल में क्या होगा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा 3 प्रकार के हैं और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम 2 प्रकार के हैं।
के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आया है वो है क्वेश्चन नंबर 4 और हमसे पूछा गया है डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल। अब देखिए हमारे पास 3 प्रकार की सेल है, कौन सी है? ये सिंपल टिश्यू में है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अगर हम बात करें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, हमने कहा एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, तो ये हमारे पास किसके आते हैं? जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के हैं। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखना है? हमने पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा का क्या अंतर इनमें देखना है, किसके बेस पे, किसके आधार पे? सेल वॉल के आधार पे, यानी कि जो कोशिका भित्ति होती है। अब इनमें कोशिका भित्ति होगी, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम यहाँ पे प्लांट टिश्यू, हमारा जो क्वेश्चन है वो प्लांट टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं। अब जहाँ पे प्लांट टिश्यू की बात होगी, इसका मतलब कि सेल में क्या होगी? सेल वॉल बनी हुई होगी। तो हमें इन तीनों प्रकार के टिश्यू को, तीनों प्रकार के ऊतकों को इनकी सेल वॉल के आधार पर इन्हें अलग अलग इनका वर्गीकरण करना है और इनमें अंतर स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पैरेन्काइमा की। पैरेन्काइमा में क्या है? द सेल्स हैव अ थिन सेल वॉल मेड अप ऑफ अ सेल्यूलोज। जो पैरेन्काइमा होता है वहाँ पे जो सेल वॉल होगी कैसी होगी? जो सेल्यूलोज से बनी है और थिन है। अगर हम बात करें कोलेन्काइमा की, तो कोलेन्काइमा की जो सेल है, द सेल have a cell wall thickened at the corners due to the pectin deposition। अब यहाँ पे जो पैरेन्काइमा की सेल थी वो थिन थी, यानी कि पतली थी, लेकिन कोलेन्काइमा में क्या हो गया? यहाँ पे कोलेन्काइमा में जो कॉर्नर थे, यानी कि जो कोने थे, कोने से जो सेल वॉल है वो मोटी हो गई है, क्योंकि वहाँ पे पैक्टिन डिपॉजिट हो गया है, पैक्टिन वहाँ पे जमा हो गया है। नेक्स्ट हमने बात की स्क्लेरेन्काइमा की। स्क्लेरेन्काइमा क्या है? देयर वॉल्स आर थिकेंड ड्यू टू द लिग्निन डिपोजिशन। तो यहाँ पे जो स्क्लेरेन्काइमा की जो सेल वॉल होगी वो थिक होती है, मोटी होती है, क्योंकि यहाँ पे लिग्निन का डिपोजिशन होता है, लिग्निन यहाँ पे इकट्ठा होता है। तो इस प्रकार से हमने तीनों ही जो यहाँ पे टिश्यू थे, तीनों ही टिश्यू को हमने देखा किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न है ये। चलिए उसके बाद जो अगला प्रश्न हमारे पास आता है वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का फंक्शन हमें बताना है। सबसे पहले स्टोमेटा आपको बहुत बार बताया गया है। स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा रंध्र है, छिद्र है, जो कि पत्तियों पे होते हैं। फंक्शन की बात करें तो हमने क्या कहा? द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल कॉल्ड एपिडर्मिस एंड इज वेरी पोरस। यानी कि जो सेल है, जो कोशिका है, उसकी जो बाहरी कवरिंग है उसे हम एपिडर्मिस कह रहे हैं, और एपिडर्मिस में बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र हमें देखने को मिलते हैं। दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, यानी इन छिद्रों को हम स्टोमेटा कहेंगे या रंध्र कहेंगे। दिस स्टोमेटा हैज इन ट्रांसपीरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब देखिए हम बहुत बार ये डायग्राम बना भी चुके हैं किस प्रकार से स्टोमेटा में क्या हो रहा है। सबसे पहले आप फंक्शन समझ लीजिए। दो फंक्शन हमारे पास आए हैं। हमने कहा ट्रांसपीरेशन हो रहा है, यानी वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया हो रही है, और गैस एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि जो गैस है वहाँ पे एक्सचेंज हो रही है। सबसे पहले देख लेते हैं स्टोमेटा किस प्रकार से होता है। हमने कहा ये एक पत्ती है और पत्ती में हम एक स्टोमेटा का डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं। अब देखिए इसी प्रकार से ये स्टोमेटा पूरी सतह पे होंगे। पूरी सतह पे हमने देखा भी, आपने पत्ती को देखा होगा, तो पहले तो हम ऐसे ही हमें स्टोमेटा छोटे छोटे छिद्रों पे दिखाई देते हैं। किसी पत्ती में नहीं दिखाई दे रहे हैं तो हम इस प्रकार से ऊपर उठा के देखते हैं और हमें सारे वहाँ पे छिद्र दिखाई देते हैं। अब इसी प्रकार के होते हैं सारे छिद्र और पूरी ही पत्ती पे फैले होंगे। तो क्या होगा यहाँ पे? स्टोमेटा को अब बड़ा करके देखते हैं। स्टोमेटा ओपन और क्लोज होता है। ओपन होगा तो कुछ इस प्रकार से होगा, यह स्टोमेटा। इन्हें हम कहते हैं गार्ड सेल। गार्ड सेल, तो यहाँ पे गार्ड सेल होंगी। अब यहाँ पे अंदर सबसे पहले क्या होगा? यहाँ पे ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस को हम देख लेते हैं। ट्रांसपीरेशन में क्या हो रहा है? ट्रांसपीरेशन में यहाँ पे जो पानी होगा, जो एक्स्ट्रा पानी होगा, जो अतिरिक्त पानी होगा किसी पौधे के अंदर, वो पानी भाप के रूप में उड़ जाएगा। इसी को हम क्या कह रहे हैं? ट्रांसपीरेशन कह रहे हैं। हमने कहा अंदर यहाँ पे पानी होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पानी यहाँ पे गैस की फॉर्म में निकलेगा, भाप की फॉर्म में निकल रहा है, लेकिन ये जो भाप की फॉर्म में गैस पानी परिवर्तित हो रहा है, ये अंदर ही हो जाता है। आपको ये पता, सिंबल आपने केमिस्ट्री में देखे होंगे कि जब भी हम कोई फॉर्मूला लिखते हैं और कोष्टक में अगर हम वहाँ पे S लिख रहे हैं या फिर G लिख रहे हैं या फिर L लिख रहे हैं, हम उसकी स्टेट बता रहे हैं।
ये हम पानी की स्टेट बता रहे हैं। जी क्या इंडिकेट कर रहा है? जी हमें बता रहा है कि पानी गैसीय अवस्था में है, यानी कि पानी भाप की अवस्था में यहाँ पे होगा। तो क्या होता है, अब ये जो बात है ये हम अंदर की कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो पानी है ये अंदर की बात हो रही है कि पानी गैस के फॉर्म में। तो पानी क्या होता है, पहले लिक्विड के फॉर्म में ही होगा पत्ती में, जब वहाँ पे वो इवेपोरेशन के लिए यहाँ पे ट्रांसपिरेशन के लिए, इवेपोरेशन हम नॉर्मल कंडीशन में कहते हैं, जब हम प्लांट्स के बारे में बात करेंगे तब हम ट्रांसपिरेशन की बात करेंगे। तो जब भी यहाँ पे ट्रांसपिरेशन होने वाला होगा तो ये जो पानी है जो लिक्विड अवस्था में था वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो गया, स्टोमेटा खुलेगा और ये पानी यहाँ से गैसीय अवस्था में बाहर निकल गया है। ये पानी गैसीय अवस्था में बाहर निकल गया है। क्या हुआ यहाँ पे, इसी प्रोसेस को हम कह रहे हैं यहाँ पे ट्रांसपिरेशन। अब हम कह रहे हैं गैसेस एक्सचेंज होती, किस प्रकार से गैसेस एक्सचेंज होती है? हमने कहा कि जब भी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, जब यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी, इस दौरान यहाँ पे दो चीजें बनती हैं। हमने कहा C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ये क्या है? ग्लूकोज है। ये है ग्लूकोज। मेन जो प्रोडक्ट होगा, मेन उत्पाद है, ये है फोटोसिंथेसिस का। और ये जो ऑक्सीजन है ये एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा यानी कि इसका, अब ये जो उत्पाद है इसका जो यूज है वो प्लांट के द्वारा किया जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन की पौधे को कोई आवश्यकता नहीं है। ये क्या है? अतिरिक्त है। या फिर हम इसे कह सकते हैं कि प्लांट में ये क्या है, जो अपशिष्ट पदार्थ हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि जिसकी आवश्यकता अगर प्लांट को है ही नहीं, वो क्या होगा? अपशिष्ट होगा। तो क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकाल दी जाएगी। अब हमें ये पता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन का निर्माण हो गया है और इस ऑक्सीजन को बाहर निकालना है, तो यहाँ से ऑक्सीजन को बाहर हम निकाल देते हैं। अब ऑक्सीजन बाहर कहाँ से निकल रही है? इसी स्टोमेटा से निकल रही है। ये बात क्लियर है? अब गैसेस एक्सचेंज होगा, सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं निकलेगी, यहाँ पे एक और गैस होती है। हमने कहा फोटोसिंथेसिस है तो इसके लिए किस किस चीज की आवश्यकता है? हमने कहा सूर्य का प्रकाश है, हमने कहा जल है, क्लोरोफिल है, और CO2 है। अब देखिए, सूर्य का प्रकाश सूर्य से हमें मिल जाएगा, पानी जड़ें अवशोषित कर लेंगे, क्लोरोफिल पौधे में होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण से ली जाती है। लेकिन कहाँ से ली जाएंगी? हमने कहा स्टोमेटा से। अब यहाँ से अंदर को क्या जाएगा? अंदर से यहाँ से गया CO2। इस प्रकार से ये प्रोसेस क्या हुई? ये गैसेस एक्सचेंज हो गई है, CO2 अंदर आ गया है और ऑक्सीजन बाहर चली गई है। गैसेस एक्सचेंज हो गया है, ट्रांसपिरेशन हो गया है। आपको पता चल गया है यहाँ पे कि स्टोमेटा के क्या कार्य हो सकते हैं। अब देखिए, अगर आपने क्या किया, एक लाइन यहाँ पे लिख दी कि स्टोमेटा, आपने सिर्फ इतना लिखा कि जो स्टोमेटा है वो ट्रांसपिरेशन और गैसेस एक्सचेंज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपने फटाफट से ये एक पत्ती बनाई, स्टोमेटा को दिखाया और दिखा दिया कि CO2 अंदर जा रही है, ऑक्सीजन बाहर आ रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस किस प्रकार से हो रही है। तो आपको यहाँ पे पूरे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, खासकर ये बायोलॉजी की बात है, जब भी आप बायो का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो वहाँ पे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होनी ही चाहिए, प्लस वहाँ पे एग्जाम्पल होना चाहिए। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे कुछ है नहीं, हम सीधे यहाँ पे क्या कर सकते हैं? डायग्राम यानी कि चित्र के माध्यम से समझा सकते हैं किस प्रकार से स्टोमेटा कार्य कर रहा है। ये पूरा स्टोमेटा है और ये क्या है? इसकी कार्यविधि है। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे? अपना आंसर यहाँ पे लिखेंगे। चलिए, इसके बाद हम जो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है उसे सॉल्व कर लेंगे। तो जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में हमें पूछा गया है डायग्रामेटिकली शो द डिफरेंस बिटवीन द 3 टाइप्स ऑफ मसल्स फाइबर। हमें यहाँ पे पूछा गया है कि जो 3 प्रकार के मसल्स फाइबर होते हैं उनमें डिफरेंस बताना है, लेकिन कैसे बताना है? चित्र के माध्यम से। तो अगर चित्र के माध्यम से हम देखेंगे तो ये हमारे पास क्या आते हैं, आगे हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि हमारे पास डायग्राम अलग अलग प्रकार के मसल्स के हैं। उससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या इनमें डिफरेंस होता है। तो सबसे पहला हमारे पास आता है स्ट्राइटेड मसल्स। पहली जो मसल्स है, किसकी बात कर रहे हैं हम? मसल्स फाइबर की बात कर रहे हैं। पहली मसल्स फाइबर स्ट्राइटेड मसल्स।
सेकेंड है स्मूथ मसल्स और थर्ड है कार्डियक मसल्स। देखिए, तो देख लेते हैं किस किस प्रकार से इनमें डिफरेंस है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्राइटेड मसल्स की। हमने कहा दे आर कनेक्टेड टू बोन, स्केलेटल मसल्स कहते हैं। स्ट्राइटेड मसल्स क्या होते हैं, ये बोन से कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, स्केलेटल मसल्स कहते हैं। सेकेंड हमने कहा दे आर वॉलंटरी मसल्स। कैसी होती हैं, वॉलंटरी होती हैं, ऐच्छिक होती हैं। मैंने कहा मैं अपने हाथ को अगर ऐसे हिला रही हूँ तो ये किस प्रकार की गति है, ऐच्छिक है। लेकिन मैंने कहा अगर मेरा जो हृदय की जो धड़कन है, अगर मेरा हृदय धड़क रहा है तो वो क्या है, अनैच्छिक प्रक्रिया है। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि ऐच्छिक और अनैच्छिक दो प्रकार की क्या होती है, क्रियाएं होती हैं। स्ट्राइटेड मसल्स कैसी हैं, वॉलंटरी मसल्स हैं। अब मसल्स के बारे में बात आ ही गई है तो हमने क्या कहा, हमने कहा हम कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं, हमारी बॉडी में कोई भी मूवमेंट हो रहा है वो मसल्स के द्वारा ही हो रहा है। मसल्स में दो प्रकार के प्रोटीन होती हैं जो इस प्रकार से अरेंज होती हैं और ये क्या होती हैं, इस प्रकार से गति करती रहती हैं। कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन चलता रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन चलता रहेगा, यानी कि पहले संकुचित होंगी, फिर विराम अवस्था में आती है, फिर संकुचित होंगी, फिर विराम अवस्था में आती है। इसी प्रकार से हर एक प्रकार की गति पाई जाती है। उसी प्रकार हमने कहा वॉलंटरी मसल्स है कौन, स्ट्राइटेड मसल्स, और जितनी भी वॉलंटरी जो मूवमेंट हो रही है, यानी ऐच्छिक जो गति हो रही है वो इन्हीं मसल्स के द्वारा हो रही होगी। हमने कहा दे आर लॉन्ग। कैसी है, ये लॉन्ग है, सिलिंड्रिकल है, विद मैनी न्यूक्लियस एंड आर अनब्रांच्ड। अब क्या है, जो स्ट्राइटेड मसल्स हैं उसमें बहुत सारी क्या है, ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस हैं, प्लस कैसी है, ये बहुत सारे न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो हम क्या एक बार डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, स्ट्राइटेड मसल्स आ गई हैं। ये हमारे पास क्या है, स्ट्राइटेड मसल्स हैं। देखिए कैसे हैं, लॉन्ग है, सिलिंड्रिकल है, सिलेंडर जैसा है। फिर हमने कहा बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, ये जो आपको ब्लैक डॉटेड दिख रहे हैं सारे न्यूक्लियस हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। हमने कहा अनब्रांच्ड है, यानी कि शाखाएं नहीं पाई जा रही हैं। देखिए यहाँ पे शाखाएं नहीं है, शाखाएं होती तो कुछ इधर से निकली होती हैं, कुछ इधर से निकली होती हैं। ये क्या है, अनब्रांच्ड है। कौन सी मसल्स है, ये स्ट्राइटेड मसल्स हैं। अब बात कर लेते हैं स्मूथ मसल्स की। सेकेंड टाइप की जो मसल्स हमारे पास आती है, स्मूथ मसल्स आती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे दे आर फाउंड इन एलिमेंट्री कैनाल एंड लंग्स। एलिमेंट्री कैनाल और लंग्स में हमारे किस प्रकार के मसल्स पाई जाते हैं, स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं। अब एलिमेंट्री कैनाल की अगर बात हो रही है, हमने कहा भोजन नली जिसे हम कहते हैं, तो भोजन नली का सबसे पहले कार्य क्या होता है, भोजन को हमारे मुख से हमारे स्टमक में भेजना, यानी कि हमारे अमाशय में भेजना। यही कार्य होता है किसका, एलिमेंट्री कैनाल का। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या करता है, भोजन को मुख से अमाशय में किस प्रकार से भेजेगा, यहाँ पे क्या चलती हैं, संकुचन और रिलैक्सेशन चलता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा और इसी गति के कारण जो भोजन है धीरे धीरे नीचे आता है। तो किस प्रकार के मसल्स पाई जा रही हैं, वहाँ पे स्मूथ मसल्स पाई जा रही हैं। के बाद हमने कहा दे आर स्पिंडल इन शेप। शेप कैसी है, स्पिंडल शेप है, हैव अ सिंगल न्यूक्लियस। अब देखिए यहाँ पे क्या है डिफरेंस, देखिए किस प्रकार के न्यूक्लियस, यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियस पाया जा रहा है और यहाँ पे क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं। यहाँ पे क्या है, मैनी न्यूक्लियस। मैनी न्यूक्लियस यानी कि अगर स्ट्राइटेड मसल्स की बात करें तो बहुत सारे न्यूक्लियस यहाँ पे पाए जा रहे हैं, अगर स्मूथ मसल्स की बात करें तो सिंगल न्यूक्लियस यहाँ पे पाए जा रहा है। एंड दे आर इनवॉल्यूंटरी मसल्स। देखिए ये क्या है, अनैच्छिक मसल्स हैं। ये अनैच्छिक यानी कि वो गति जिसे हम अपनी इच्छा के द्वारा रोक नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, जो अगर फूड पाइप की बात करें, एलिमेंट्री कैनाल में तो पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आ जाता है। अगर आप फूड पाइप की बात करें तो फूड पाइप में क्या होता है, जो भोजन हमारे मुख से हमारे स्टमक में जा रहा है उसमें जो गति है वो किस प्रकार की अनैच्छिक गति है। ऐसा तो नहीं होता है कि हम क्या करते हैं, अपने जो भोजन नली है उसे हम कॉन्ट्रैक्ट करें फिर हम रिलैक्स करें, या फिर कॉन्ट्रैक्ट करें रिलैक्स करें, ऐसा नहीं होता है। वो जो प्रोसेस चल रही है वो खुद ब खुद चल रही है, उसे हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब इनवॉलेंट्री है। एलिमेंट्री कैनाल में जो हमारा फूड पाइप है, इसोफेगस है, वो क्या है, एलिमेंट्री वहाँ पे अनैच्छिक वहाँ पे गति हो रही है। तो यहाँ पे कौन सी मसल्स पाई जाती हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स पाई जा रही है। तो अब हमें पता चल गया कि स्ट्राइटेड मसल्स वॉलेंट्री है, स्मूथ मसल्स क्या है, इनवॉलेंट्री है। अब हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी गति किस मसल्स के द्वारा हो रही है। और लास्ट से पहले हम क्या कर लेते हैं, डायग्राम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास स्मूथ मसल्स आती हैं।
हमने कहा कि जो स्मूथ मसल्स हैं स्पिंडल शेप की हैं और देखिए न्यूक्लियस सिर्फ एक है, यहाँ पे यूनि न्यूक्लिएट है, सिर्फ एक ही न्यूक्लियस है, वहीं इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। लास्ट हमारे पास आता है कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल्स कहाँ पाई जाती है? सबसे पहले तो कार्डियक मसल्स पाई जाती हैं हमारे हार्ट में, हमारे हृदय में। सेकेंड जो बात है इनवॉलेंट्री है एक्शन में, ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो हृदय का धड़कना है या फिर जो हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को पंप कर रहा है, वो क्या है? एक अनैच्छिक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि हम उसे कंट्रोल करते हैं या फिर हम अपने हार्ट को क्या करते हैं? धड़कने देते हैं। तो हम चाहें या ना चाहें हमारी हार्ट बीट हमें सुनाई देती है। इस प्रकार से क्या होगा? जो हार्ट में जो भी एक्शन हो रहा है वो इनवॉलेंट्री है। और कौन सी मसल्स पाई जाएगी? कार्डियक मसल्स यहाँ पे पाई जा रही हैं। ये मसल्स ब्रांच्ड होती हैं और इसमें एक ही न्यूक्लियस होता है। अब अगर स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स में सिमिलैरिटी देखें तो न्यूक्लियस की सिमिलैरिटी आ रही है यहाँ पे। लेकिन अगर डिफरेंस देखें, हमने कहा ये अनब्रांच्ड है लेकिन ये ब्रांच्ड है। अब तीनों में से ब्रांच्ड कौन है? कार्डियक मसल्स है। और अगर न्यूक्लियस की बात की जाए तो स्ट्राइटेड मसल्स में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, वहीं इसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे कार्डियक मसल्स में भी एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। डायग्राम हमारे पास तीनों की ये है, ये हमारे पास कार्डियक मसल्स है और ब्रांच्ड हमें दिख रहा है, क्या है यहाँ पे? ब्रांच्ड है। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे? तीनों मसल्स के बारे में जब आप बता रहे हो तो आप यहाँ पे डायग्रामेटिक वे में भी उसे एक्सप्लेन करेंगे। चलिए इसके बाद जो अगला प्रश्न हमारे पास आता है उसमें हमसे पूछा गया है व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स का ही क्वेश्चन हमारे पास आ गया है और बता रहे हैं कि क्या इसके स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट इसके जो कार्य हैं वो क्या होते हैं। आप पढ़ेंगे कार्डियक मसल सेल्स आर सिलिंड्रिकल, ब्रांच एंड यूनिन्यूक्लिएट। यहाँ तक की बात हमने कर ली है। ये क्या बता रहा है? गुणों को बता रहा है कार्डियक मसल्स की। उसके बाद दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स, ये भी हमने बात कर ली है। दे शोज अ रिदमिकली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट लाइफ, यानी कि जीवन पर्यंत ये क्या करता है? रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन चलता रहता है हमारे हार्ट में, तभी हमारे जो शरीर में ब्लड पंप होता है। किस प्रकार से होता है? हार्ट का हमें डायग्राम पता है। ये है हमारा हार्ट, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है हमारा। हमने कहा ये ऑरिकल है और ये वेंट्रिकल है। ये कौन सा है? हमने कहा ये राइट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब ये जो पूरा हार्ट बना है ये पूरा बना है कार्डियक मसल से और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इसमें हो रहा है, यानी कि संकुचन हो रहा है फिर विराम अवस्था में आ रहा है, संकुचन हो रहा है फिर विराम अवस्था में आ रहा है। तो इसी प्रकार से ये जो गति है वो हमेशा चलती रहती है। क्यों चल रही है ये गति? हमने कहा यहाँ पे जो ये राइट ऑरिकल है, हमारी पूरी बॉडी से जो ब्लड आता है जिसे हम अशुद्ध रक्त भी कहते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो हमें क्या करना है? हमें पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को भेजना है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। जिस प्रकार से पौधों में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन था वो वेस्ट प्रोडक्ट था, उसी प्रकार से जब हम श्वसन की प्रक्रिया करते हैं तो हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को हमें बाहर निकालना है। तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है? हमारे ब्लड में है, तो ब्लड से हमें बाहर निकालना है। कैसे निकालेंगे? हम यहाँ पे जो ब्लड आता है वो किस में आएगा? यहाँ पे ऑरिकल में आएगा। यहाँ पे ब्लड आ गया है, ब्लड भर गया है। अब क्या होगा? ऑरिकल में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि तभी तो ये जो ब्लड है ये वेंट्रिकल में आएगा। एट्रिया में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन के बाद ही क्या होगा? यहाँ पे वेंट्रिकल में ब्लड आएगा। अब यहाँ पे ब्लड आ गया। अब कॉन्ट्रैक्शन के बाद ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट होता जा रहा है, संकुचन होता जा रहा है, कुछ टाइम तक, कुछ सेकंड तक क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर वो रिलैक्स हो जाता है और रिलैक्स जैसे ही होता है तो यहाँ पे जब रिलैक्स होगा तो यहाँ पे एक सेप्टम होते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, सेप्टम होते हैं। जैसे ही ब्लड अब आगे को पंप होगा, यहाँ पे जो ब्लड है वो लंग्स में जा रहा है।
क्योंकि लंग से ही जो हमारे ब्लड में अब ऑक्सीजन आएगी, तो जैसे ही ये जो वेंट्रिकल है इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड वापस ना जाए इस एट्रिया में, इसीलिए यहाँ पे सेप्टम होते हैं और ये सेप्टम क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। यही हमारे हार्ट की पहली साउंड होती है। फिर ब्लड गया लंग्स में। अब जब लंग्स में ब्लड गया तो लंग्स से फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो यहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे, इसमें लेफ्ट एट्रिया में आ रहा है। लेफ्ट एट्रिया फिर से कॉन्ट्रैक्शन होगा, वेंट्रिकल में जाएगा, वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा और शरीर के अलग अलग अंगों में पहुंच जाएगा। तो जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है तो यहाँ पे भी क्या होता है, सेप्टम होते हैं और यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड फिर से वापस ना जाए, इसीलिए यहाँ पे ये जो सेप्टम है वो बंद हो जाएंगे और यही हमारे हार्ट का जो हमारे हार्ट बीट है वो उसकी हार्ट बीट की सेकेंड साउंड है। तो क्या हो रहा है, पूरी जो ये स्ट्रक्चर बना है पूरा कार्डियक मसल से बना है और आप देख रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता जा रहा है। अब जब आपने धड़कन सुनी होगी, हमारे दिल की जो धड़कन है 2 बार साउंड आता है जिसे हम लब डब कहते हैं। पहला साउंड लब यहाँ पे आता है, डब यहाँ पे आता है। तो जो लब डब साउंड है वो बहुत जल्दी जल्दी कुछ सेकेंड का अंतर होता है दोनों साउंड में। अब देखिए इस सेकेंड के अंतर में कितनी सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं। जो ब्लड है वो लंग्स में जा रहा है, लंग्स से यहाँ आ रहा है और फिर यहाँ से फिर से बॉडी में पंप हो रहा है, तब जाके दूसरा साउंड आ रहा है। यहाँ पे पहला साउंड आ रहा है और यहाँ पे दूसरा साउंड आ रहा है। तो इस प्रकार से क्या होगा, एक बार पंप करने के लिए कितनी बार यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है, 4 बार होगा। एक बार यहाँ पे हो रहा है, एक बार यहाँ पे हो रहा है, फिर एक बार यहाँ पे हो रहा है, एक बार यहाँ पे हो रहा है। यानी कि एक बार जब दिल धड़कता है, यानी कि एक लब डब में 4 बार रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे हो रहा है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि क्या हो रहा है, पूरी जो लाइफ टाइम में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन थ्रू आउट लाइफ चलता ही रहता है। तो इसीलिए आपके पास ये भी क्वेश्चन आता है कि जो कार्डियक मसल्स है वो बहुत स्ट्रांग होती हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा, इसीलिए ये जो यहाँ पे मसल्स है वो स्ट्रांग होगी। इस प्रकार से यहाँ पे क्या चलता रहेगा, यहाँ पे जो हमारा हृदय है वो धड़कता रहेगा और ब्लड यहाँ पे पंप होता रहेगा। नेक्स्ट हमने क्या देखा, देयर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हैज इन पंपिंग द एक्शन ऑफ हार्ट। यानी कि यही जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है यही क्या करता है, ब्लड को पंप कराने में मदद करता है। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8 और जिसमें हमसे पूछा गया है डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड एंड कार्डियक मसल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन। यानी कि स्ट्रक्चर, संरचना और लोकेशन की कहाँ पे पाए जाते हैं उसके बेसिस पे हमें इन तीनों प्रकार के जो मसल्स हैं उनमें डिफरेंस बताना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं शेप की, उसके बाद बात करेंगे लोकेशन की, फिर हम बात करेंगे लाइट एंड डार्क बैंड्स। अब ये बैंड्स क्या होते हैं, जब आप मसल्स के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पे जो बैंड्स होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। शेप क्या होता है, स्ट्राइटेड मसल्स क्या होती हैं, सेल्स आर लॉन्ग, सिलिंड्रिकल, नॉन टैपरिंग एंड अनब्रांच्ड। वहीं अगर बात करें अनस्ट्राइटेड मसल्स की, हमने कहा सेल्स आर लॉन्ग विद टैपरिंग एंड्स एंड आर अनब्रांच्ड। नेक्स्ट हमने बात की कार्डियक मसल्स की, सेल्स आर नॉन टैपरिंग एंड सिलिंड्रिकल इन शेप एंड आर ब्रांच्ड, यानी कि ब्रांच्ड होती हैं। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। अब लोकेशन की बात करें तो स्ट्राइटेड मसल्स कहाँ होंगी, हैंड्स में, लेग्स में एंड स्केलेटल मसल्स। तो यहाँ पे क्या हो रही है, ऐच्छिक क्रियाएं चल रही हैं। हमने क्या कहा था, वॉलंटरी मसल्स है स्ट्राइटेड मसल्स। वहीं अगर हम अनस्ट्राइटेड मसल्स की बात करें, हमने कहा स्टमक में पाई जाएगी, इंटेस्टाइन में पाई जाएगी, यूरेटर में पाई जाएगी और ब्रोंकाई में पाई जाएंगी। तो ये क्या है, हमारी इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं। उसके बाद हमने बात की अगर कार्डियक मसल्स की, हमने कहा सिर्फ हार्ट में पाई जाती है। ये जो मसल्स है कार्डियक मसल्स सिर्फ हार्ट में ही पाई जाती हैं। अब लाइट बैंड और डार्क बैंड को हम देखें तो स्ट्राइटेड मसल्स में प्रेजेंट होते हैं, अनस्ट्राइटेड मसल्स में एब्सेंट होते हैं और कार्डियक मसल्स की बात करें तो प्रेजेंट बट लेस प्रोमिनेंट। इस प्रकार से आप तीनों को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, अंतर लिखेंगे। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, नेम द फॉलोइंग। हमें बताना है टिश्यू दैट फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ अवर माउथ, यानी कि जो हमारा मुख है उसकी जो आंतरिक जो सतह है, आंतरिक जो इंटरनल जो लेयर है वो किससे बनी होती है। हमें यहाँ पे टिश्यू का नाम लिखना है। हमने पहला हमारे पास आता है स्क्वैमस एपिथेलियम, यानी कि पहला का जो आंसर होगा, जो हमारे माउथ की जो इनर लाइनिंग होती है वो किससे बनी होती है, स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी होती है। नेक्स्ट है टिश्यू दैट कनेक्ट मसल्स टू द बोन इन ह्यूमंस, तो वो बोन जो कि
वो टिश्यू जो कि यहाँ पे बोन और मसल्स को कनेक्ट करता है, हमने उसे कहा टेंडोन। टेंडोन किसे करता है, यहाँ पे मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट हमने कहा टिश्यू दैट कार्ड्स फूड इन द प्लांट, तो उसका जो थर्ड हमारे पास आता है फ्लोएम आता है, कि जो कि यहाँ पे फूड को क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। फिफ्थ जो हमारे पास आता है वो है कनेक्टिव टिश्यू विद अ फ्लूइड मैट्रिक्स, यानी कि वो टिश्यू जो कनेक्टिव टिश्यू है, हमने कहा वो क्या है, यहाँ पे ब्लड है। और नेक्स्ट हमने कहा टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन, तो उसका नाम क्या है, नर्वस टिश्यू यहाँ पे आता है। इस प्रकार से आप बताएंगे कौन सा टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट है। तो क्लास, आज हमने चैप्टर 6 के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया। आई होप इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपका इस चैप्टर का रिवीजन हो गया होगा। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।